अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वर्क पावर एंड एनर्जी का आज हम लास्ट लेक्चर करने वाले हैं, जो कि हमारे पास है इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी की रिमेनिंग वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो काइंडली इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप जाएं और उन टॉपिक्स की वीडियोस को, वो लेक्चर्स मेरे सुन लें, ताकि ये टॉपिक आपको इजीली क्लियर हो जाए। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। अब देखें, यहाँ पर हम आ जाते हैं टॉपिक की तरफ, डेट इज व्हाट इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। हम एनर्जी की जब बात करते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को पढ़ते हैं, जिसमें हम ये बात क्लियर करते हैं कि एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हम उनको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर चेंज कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास इंटर कन्वर्टेबल, या यूं कह लें कि कन्वर्टेबल फॉर्म के अंदर एनर्जीज होती है। तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट को वेरीफाई करेंगे बाय डिस्कसिंग द टॉपिक इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। अब आप देखें कि हमने पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इनको डिटेल्ड डिस्कस किया है और साथ ही साथ इनके डेरिवेशंस भी हमने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अब आज का टॉपिक समझने के लिए हमारे पास सबसे ज्यादा नेसेसरी जो है वो है आज इस टॉपिक के अंदर यूज होने वाली डायग्राम्स, फिगर्स जो हम यहाँ पर यूज करेंगे। अगर हम उन्हें समझ लेते हैं तो ये इक्वेशन लेक्चर के साथ साथ ही हमें इजीली याद भी होती रहेगी। आप देखें यहाँ पर कि मेरे पास एक ग्राउंड सरफेस है जिससे मैंने ए का नाम दिया है, और एक सरफेस यहाँ पर है जिसको मैंने बी का नाम दिया, ठीक है ना। तो आप देखेंगे मैंने एक एक्सटर्नल वर्क करके पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक बॉडी को जो है वो लेकर गया हूं मैं यहाँ पर। अगर मैं यहाँ से पूछूंगा इस पॉइंट बी पर बॉडी के पास कौन सी एनर्जी मौजूद है, अगर मैंने इसे होल्ड किया हुआ है तो आप कहेंगे कि सर इस पर ये एक सर्टेन हाइट के ऊपर है, तो इसके अंदर जो एनर्जी इस वक्त होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि इस बॉडी के ऊपर इस वक्त इसकी फील्ड के अगेंस्ट काम हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं टोटल एनर्जी यहाँ पर लिखना चाहूँ, टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखना चाहूँ, जो कि हमारे पास बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर, तो आप देखें कि मैंने होल्ड किया हुआ है तो ये मोशन तो करेगा नहीं, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो नहीं होगी, हाँ, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होगी जो कि हमारे पास बराबर होगी mgh की। तो टोटल एनर्जी जो इस वक्त जब मैंने इस बॉल को होल्ड किया हुआ है तब इसके पास जो मौजूद है वो हमारे पास क्या है, mgh है। अब अगर आप देखेंगे मैं इस बॉल को रिलीज करूंगा तो इस पर ग्रेविटी की फोर्स लगेगी और ये फिर डाउनवर्ड जाएगा अपनी ग्राउंड सरफेस यानी कि ए की तरफ। तो यहीं पर अगर मैं डेटा निकालना चाहूँ तो होल्ड किया हुआ है मैंने, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कुछ हो, आई मीन के वो 0 के बराबर होगी, और जो vf होगा वो vf यानी कि बस जस्ट स्ट्राइक होने से पहले अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कुछ न कुछ वेलोसिटी होगी जिससे ये ऑब्जेक्ट जो है वो, ये बॉल जो है वो नीचे की तरफ आए। तो अगर मैं ये सारे कॉन्सेप्ट को देखूं तो इस यहाँ पर बॉल ने मोशन किया है और मोशन की वजह से यहाँ पर जो एनर्जी पॉजिटिव होगी वो एनर्जी हमारे पास कौन सी एनर्जी होगी, वो एनर्जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अब देखें कि अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे पॉइंट ए पर, ठीक है ना। तो फॉर दिस वी मेक द फॉलोइंग डेटा, हम फॉलोइंग डेटा बनाएंगे जिसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर, vf कुछ न कुछ वेलोसिटी है जिसके साथ इसने नीचे मूव किया है, तो vf इज इक्वल टू v के बराबर हो जाएगा। एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि फोर्स ग्रेविटी की है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा और s की जगह पर हाइट आ जाएगी, ठीक है। आप देखेंगे अगर मैं इसे इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करना चाहूँ तो मेरे पास टाइम
को अगर हम निकाल कर इक्वेशन देखें तो वो सिर्फ एक इक्वेशन बचती है, और वो इक्वेशन है हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ना तो टाइम हमें गिवन है, और फर्स्ट की दो इक्वेशन यानी कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी एंड सेकेंड एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, दोनों में टाइम का जिक्र है, तो हम दोनों को यूज नहीं कर सकते, हम थर्ड इक्वेशन को यूज करेंगे, जो कि हमारे पास है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो आप देखें 2 से हम ए की जगह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी आ जाएगा, एस की जगह पर एच आ जाएगा, इज इक्वल टू वी एफ की जगह पर वी का स्क्वायर आ जाएगा माइनस वी आई था 0 के बराबर। तो ये जो वी स्क्वायर आएगा, ये वी स्क्वायर हमारे पास बराबर आ जाएगा 2gh के बराबर आ जाएगा। अब देखें अगर काइनेटिक एनर्जी हम बॉडी की मालूम करें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी तो हमारे पास बराबर है 1/2 mv स्क्वायर के, तो 1/2 m से हम v स्क्वायर की जगह पर हम 2gh कर देंगे। तो आप देखेंगे ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर आ जाएगी? वो बराबर आ जाएगी mgh के, ठीक है। एंड एट पॉइंट ए द पोटेंशियल एनर्जी इज 0, और अगर हम पॉइंट ए पर देखें तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। पॉइंट बी पर अगर हम देखें तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी और काइनेटिक एनर्जी 0 थी। अब अगर हम पॉइंट ए पर देखें तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई है और पोटेंशियल एनर्जी 0 के बराबर आ गई। तो टोटल एनर्जी अगर मैं मालूम करना चाहूँ 8 पॉइंट ए, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? mgh के बराबर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। तो जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर आ जाएगी? वो हमारे पास बराबर आ जाएगी mgh के बराबर आ जाएगी। आप देखें यहाँ से कि किस तरीके से पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। अब यहाँ तक तो हमें बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे? अब हम किसी भी पॉइंट पर जो कि बी से नीचे होगा वहां पर बॉडी को रोकेंगे, और वहां पर बॉडी को रोकने के बाद हम उस पॉइंट पर उसकी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी मालूम करें, ताकि ये कॉन्सेप्ट हमें मजीद और क्लियर हो जाए। तो इसके लिए आप देखें कि ये जो मास m है, ये जो बॉडी यहाँ पर थी उसे हम दोबारा से रिलीज कर रहे हैं, और एक पॉइंट यहाँ पर हमने इसे स्टॉप कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसको स्टॉप कर देता हूं तो आप देखेंगे यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है उसे मैं x कंसीडर कर रहा हूं। तो जब मैंने यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को कुछ x कंसीडर कर लिया है, तो अब बाकी जो डिस्टेंस बच रहा है a से लेकर इस पॉइंट तक का, उस डिस्टेंस का भी तो कुछ ना कुछ नाम होना चाहिए। तो आप देखेंगे ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है? ये पूरा a से लेकर b तक जो हाइट है वो हम h से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा कि हाइट में से x की वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा। तो जब मैं हाइट की वैल्यू में से x को माइनस करूंगा तो हमारे पास ये जो रिमेनिंग हाइट बच रही है वो आ जाएगी। आप देखेंगे इस डायग्राम को दोबारा से क्लियर कर लीजिएगा यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे? नाउ वी कैलकुलेट। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, ये जो पॉइंट जहाँ पर बॉल को रोका हमने उसे हम O कंसीडर करेंगे। अब देखें सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी मालूम करूंगा O पर, जो कि डिस्टेंस पर है x से, डिस्टेंस ऑफ x पर है, और वो B से नीचे की तरफ है, यानी कि B से डाउनवर्ड नीचे है। अब देखें, since the height at point O with reference to A is h minus x, अब A के रेफरेंस से अगर हम हाइट देखें O पर तो वो किसके बराबर है? h माइनस एक्स के बराबर है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास mg सेम, हाइट की जगह पर क्या आ जाएगा? h माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। बट एट अ डिस्टेंस x, अब बॉल को जब हमने रिलीज किया है तो बॉल x तक नीचे आया है, तो यहाँ तक हम कहेंगे कि x तक इसकी काइनेटिक एनर्जी है, और ये जो फिर नीचे हाइट बच रही है वो हाइट a तक हमारे पास किसके बराबर है? वो हमारे पास बराबर है h माइनस एक्स के बराबर। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की जगह पर तो आ गया mg,
ब्रैकेट स्टार्ट h माइनस एक्स ब्रैकेट होगा। लेकिन अगर एट अ डिस्टेंस x देखें जो कि b से नीचे है, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, के ई इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। अगेन हम वही उसी तरीके से यहाँ पर डेटा कलेक्ट करेंगे, थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब आप देखेंगे जब मैंने होल्ड किया हुआ था तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 के बराबर, और फिर इस x पॉइंट पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी तो वी एफ क्या हो जाएगी, v के बराबर। एक्सेलरेशन अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस वक्त हम पॉइंट O की बात कर रहे हैं जो कि मोस्ट लाइकली जो है वो B और A के बीच में है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरीके से हो जाएगी, 2gx इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो v स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 2gx के बराबर हो जाएगा, और फिर 2 के साथ हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास बचेगा mgx। तो इस x ओ पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके बराबर आ जाएगी, वो बराबर हो जाएगी mgx के, और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो बराबर हो जाएगी mg ब्रैकेट स्टार्ट h माइनस x ब्रैकेट ओवर। ठीक है, तो अब टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, टोटल एनर्जी हमारे पास बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी की जगह पर तो mgx रख देंगे प्लस पोटेंशियल एनर्जी की जगह पर mg ब्रैकेट स्टार्ट h माइनस x ब्रैकेट ओवर करेंगे। अब ये जो mg है ये इस h के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इस x के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो mgx प्लस mgh हो जाएगा और फिर प्लस माइनस माइनस mgx हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे mgx और mgx आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास जो टोटल एनर्जी बचेगी वो बचेगी mgh के बराबर। तो सिंस total energy at all 3 points is same, this shows that the sum of kinetic energy and potential energy total energy is always constant provided there is no force of friction involved during the motion of the body। अब देखें क्या ये जो इक्वेशन है ये हमें बता रही है कि अगर कोई एयर फ्रिक्शन मौजूद ना हो, एयर रेजिस्टेंस को हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो निग्लिजिबल है, तब हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर, और ये जो कन्वर्जन होगा ये हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो इफ देयर इज नो अपोजिंग फोर्स सच एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, देन पोटेंशियल एनर्जी लॉस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी गेन। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी गेन होगी। आप देखें मैं दोबारा इसको आपको क्लियर कर देता हूं कि ये हमारे पास A और ये हमारे पास B सरफेस है। यहाँ पर हमने एक बॉल को होल्ड किया हुआ है और यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो जैसे मैं इसे रिलीज करूंगा ये डाउनवर्ड जाएगा, और डाउनवर्ड जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी तो ये कंटिन्यूसली मोशन करेगा और फिर क्या गेन करेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, और फिर जब इस सरफेस के साथ टकराएगा तो फिर वो एनर्जी साउंड एनर्जी और दूसरी टाइप्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। If force of friction is not negligible, then a part of energy lost by the body will be used to do work against friction, whereas the remaining potential energy lost appears as kinetic energy gain। अब अगर फ्रिक्शन नेग्लिजिबल ना हो, ऐसे केस के अंदर क्या होता है कि कुछ एनर्जी जो है वो उस एयर फ्रिक्शन, उस एयर रेजिस्टेंस के जो है वो अगेंस्ट काम करने में चली जाती है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है वो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी, उसका कुछ हिस्सा जो है वो वर्क डन के अगेंस्ट काम करने में चला जाएगा। ठीक है, वर्क डन करने में जो है वो चला जाएगा जो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस के खिलाफ काम होगा। अब देखें यहाँ पर, लेकिन अगर इफ अ बॉडी फॉल्स थ्रू अ सर्टेन वर्टिकल डिस्टेंस x, अब अगर सर्टेन डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस x तक आ गई है तो अब यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी बॉडी ने गेन की है वो किसके बराबर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जो कि लॉस हुई है और माइनस वर्क डन जो कि अगेंस्ट डेट अपोजिट
अपोजिंग फोर्स के हुआ है। अब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके बराबर होता है, 1/2 mv² के इज इक्वल टू, ये पोटेंशियल एनर्जी अगर हम एक्स पर देख रहे हैं तो ये हो जाएगा mgx माइनस वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स हो रहा है तो f इंटू एक्स यानी कि fx हो जाएगा। अब इसी तरीके से 1/2 mv² इज इक्वल टू mgx माइनस fs, ये तब होगा, ये वैल्यू तब आएगी जब हमारे पास इंक्लाइन सरफेस होगा। और फिर इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं वर्क एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन को हम क्या नाम देते हैं, इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं वर्क एनर्जी इक्वेशन। अब दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी लॉस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी गेन, यानी कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी उतना काइनेटिक एनर्जी में गेन आएगा, लेकिन ये तब होगा जब हम अज्यूम करेंगे देयर इज अ नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन अगर हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निग्लिजिबल नहीं है हमारे पास, तो फिर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो वर्क डन में लग जाएगी, जो कि अगेंस्ट होगा किसी भी अपोजिंग फोर्स के, यानी कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है या जो है वो हमारे पास एयर रेजिस्टेंस है उनके अगेंस्ट काम करने में कुछ एनर्जी चली जाएगी। हाँ, लेकिन अगर हम किसी वर्टिकल डिस्टेंस पर हम देख रहे हैं जहाँ पर हाइट h है और उसके बाद हमने उसको रिलीज किया बॉल को, वो डाउनवर्ड जा रहा है और फिर किसी एक्स पॉइंट पर हमने उसे रोक दिया, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी उसने गेन की होगी वो किसके बराबर होगी, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के, और उसे हम माइनस कर देंगे उस एनर्जी के जो कि वर्क डन अगेंस्ट द अपोजिंग फोर्स के बाद। तो होप्स हो गए यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आपका होमवर्क ये है कि आप मुझे 2-3 टाइप्स जो है वो कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज के बताएंगे कि कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। चैप्टर नंबर 7 आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।